हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके शब्द को, इस चैप्टर के टाइटल को समझते हैं जरा क्या है, और देखते हैं क्या है, क्या क्या है इसके अंदर, हमने क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, सबके बारे में बात करेंगे। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 से 7 नंबर के आसपास का, 8 नंबर के आसपास का जरूर आएगा। मतलब ऐसा हो सकता है 4-4 के 2 आ जाएं, 8 का 1 आ जाए, 5-5 के 2 आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, 10 नंबर तक का भी आ सकता है। जरा आप देखते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इज रिलेटेड टू फाइनेंस। एग्जांपल लोन देना, एग्जांपल इंश्योरेंस करना। अच्छा, जो बैंक्स होते हैं क्या है, ये भी तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोन वगैरह देते हैं। अच्छा, इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, आपको लोन वगैरह, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, गोल्ड लोन देती हैं आपको, है ना। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी तो फाइनेंस में डील कर रही हैं, आपको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट देती हैं, आपसे पैसा लेके आपका इंश्योरेंस करती हैं आपके। इसके अलावा वो आपके पैसे से आगे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, है ना। इसके अलावा निधि कंपनियां, है ना, निधि कंपनी तुमने देखा होगा जो अपने मेंबर्स से डील करती है। मैंने तुम्हारे को कंप्यूटर में पढ़ाया था, तुम लोग इसमें ही पढ़ोगे, सेटिंग अप के पेपर में ही पढ़ोगे, कि जिनका इंटरनली मेंबर, जैसे बैंक का काम क्या होता है, लोगों को लोन देना, जनरल पब्लिक को लोन देना, उनसे पैसा लेना। जब तुम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो, ऐसे निधि कंपनी भी यही करती है, लेकिन वो खाली अपने मेंबर्स से, निधि कंपनी अपने खाली शेयर होल्डर से डील करती है, बाहर वालों से डील नहीं करती। जैसे तुम्हें अगर बैंक से लोन लेना है, तुम उस बैंक के कस्टमर हो या नहीं हो, तुम बैंक के पास जाके लोन मांगोगे, बैंक आपका वो पूरा बायोडेटा वगैरह देखेगा, आपकी सारी डिटेल्स देखेगा, आपकी इनकम लेवल देखेगा कि आपका इनकम कितनी है वगैरह वगैरह, आईटीआर की कॉपी देखेगा। अगर उसको लगेगा कि आपको लोन देना बनता है तो वो दे देगा, वरना नहीं देगा। ये बात समझ आती है। ये तो बैंक्स की बात मैंने करी। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं एनबीएफसीज की, एनबीएफसीज की, तो एनबीएफसीज जो है, सॉरी, निधि कंपनीज की, तो निधि कंपनी जो है ये भी यही काम करती हैं। आप उनके पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, आप एफडी करवा सकते हो, आपको वो लोन दे देंगी। लेकिन निधि कंपनी जो है ना, वो खाली अपने शेयर होल्डर को लोन देती है, आउटसाइडर से डील नहीं करती, उन्हीं से पैसे का लेन देन करती है। लेकिन बैंक के पास अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आप उसके शेयर होल्डर बनते हो? नहीं, आप कोई नॉर्मल पर्सन भी आप जाके उनसे लोन ले सकते हो। इसके अलावा बैंक आउटसाइडर से भी डील करता है, लेकिन निधि कंपनी खाली अपने मेंबर से डील करती है। तो अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसमें बैंक्स आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई, निधि कंपनीज आ गई, वगैरह वगैरह। और इसके इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनको रजिस्टर कैसे करवाते हैं। ऑल्दो इसमें बैंक का पोर्शन नहीं है आपके लिए, इसके अंदर पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक पेमेंट बैंक का कंसेप्ट आया, आपको पता होगा ना, आजकल फोन से पेमेंट होती है। पेमेंट बैंक, जैसे पेटीएम वालों का अपना पेमेंट बैंक है, तुमने देखा होगा पेटीएम पेमेंट बैंक आता है। तुम लोगों ने देखा होगा आजकल ऑनलाइन बैंक खुलते हैं फोन के अंदर ही। पेटीएम वालों ने अपना बैंक खोल रखा, फोन पे वालों ने अपना बैंक खोल रखा, पेटीएम का पेमेंट बैंक है। तो ऐसे बड़ी सारी जगहें हैं, अभी हम देखेंगे, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बैंक, एनबीएफसी, निधि कंपनी, है ना, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आ गए इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इंडिया में वैसे अगर मैं तुम्हारे से बात करूं ना, तो 3 तरीके की कंपनीज होती हैं। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो बेसिकली 3 तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती हैं जनरली एक होती हैं बैंकिंग कंपनीज, एक होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको हम एनबीएफसीज भी बोलते हैं। और एक होती हैं इसके अलावा एनबीएनएफसीज, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो एक हो गई बैंकिंग कंपनी, एक हो गई एनबीएफसीज, एक हो गई नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये 3 तरीके की कंपनी होती है। बैंकिंग कंपनीज तो आपको पता ही है, बैंकिंग कंपनीज तो आपको पता ही है, जो इनके अंदर क्या आ गए, बैंक्स आ गए, है ना। एसबीआई, पीएनबी, है ना, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया।
बैंकिंग कंपनी में और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है? जो बैंकिंग कंपनी है वो फाइनेंस का काम भी करती है और बैंक का काम भी करती है। अच्छा, बैंक का काम क्या होता है? देखो, फाइनेंस का काम क्या, आपको लोन देना है ना, आपको लोन देने के अलावा आपसे पैसे लेना, आपको लोन देना, ये सब उनका काम है। लेकिन चेक इशू करना, आप आपके अकाउंट्स मेंटेन करना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपने देखा होगा ज्वेलरी के लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चेक वाला सिस्टम होता है, एनईएफटी वाला सिस्टम होता है ना, एनईएफटी कर लो, आरटीजीएस कर लो, बैंक से आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर लो, वो सब काम यहां होते हैं, यहां नहीं होते, एनबीएफसी में नहीं होते। तो वो सारा पोर्शन बैंकिंग वाला पोर्शन है। इनका काम खाली पैसे का लेन देन का होता है एनबीएफसी का, कि आप इनको बदले कोई चीज देके इनसे लोन ले लो वगैरह वगैरह। आप इनके पास अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह नहीं खुलवाते एनबीएफसी के पास जनरली। इनके पास ये चेक वगैरह वाला इशू काम नहीं करते। जैसे आप चेक का काम होता है ना, किसी को चेक काट के दे दिया, तो आप किसी एनबीएफसी का चेक नहीं काटते। ये चेक इशू करना, ये सब बैंक का काम है, कि आपको चेक बुक देता है, आप लोगों को चेक इशू करो, ये सब बैंकिंग ऑफ वर्क होता है, ये नॉन बैंकिंग वर्क नहीं होता। तो बैंक जो है लोन देने वाला काम भी करता है, साथ में बैंकिंग वर्क भी करते हैं। लेकिन एनबीएफसी खाली क्या करती है? फाइनेंस वाला काम करती है, बैंकिंग वर्क नहीं करती। अच्छा, एनबीएफसी भी दो तरीके की होती है। एक होती है वो जो रजिस्टर्ड विद आरबीआई है, और एक वो जो रजिस्टर्ड विद अदर रेगुलेटर्स है। मतलब ये सारी ही कंपनियां फाइनेंस में डील कर रही हैं, बैंक में डील नहीं कर रही। लेकिन कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, उनका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। और कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जिनका रेगुलेटर उनका सेपरेट है। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं, मुथूट फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एचडीबी फाइनेंस का नाम सुना होगा, सुना है, एटसेट्रा। ये सब आरबीआई के पास रजिस्टर है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे से अदर रेगुलेटर्स वाली बात करूं, तो जैसे तुम लोगों ने सुना होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अच्छा, ये जो मुथूट फाइनेंस है ये गोल्ड लोन देती है वगैरह वगैरह। तो गोल्ड लोन वगैरह का लोन हो गया, ये जो गाड़ियों वगैरह के लोन देती हैं एनबीएफसी, तुमने देखा कुछ एनबीएफसी ऐसी जो गाड़ियों वगैरह के लोन देती हैं, कि आपको अगर कार लेना है तो कार के लिए तुम लोग क्या सोचते हो, जब तुम किसी शोरूम में कार लेने जाते हो तो शोरूम में तुम्हें कार जो वो देते हैं, तुम लोग देखते हो कि कार आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो, तो क्या वो इंस्टॉलमेंट पे आपको जो फाइनेंस करके देते हैं वो शोरूम वाले देते हैं? नहीं, आपने देखा होगा वहां पे बैंक का बंदा बैठा होता है या किसी एनबीएफसी का बंदा बैठा होता है, तो वो करवाते हैं। तो वो वाली एनबीएफसी जो गाड़ी का फाइनेंस करते हैं, गोल्ड का फाइनेंस करते हैं, वो सब रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के पास। अलग अलग तरीके की एनबीएफसी है वो, इनके मैंने एग्जांपल लिखवाए, मुथूट फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस। कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है जो अदर रेगुलेटर पे रजिस्टर्ड है, जैसे एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये वो वाली एनबीएफसी हैं जो हाउसिंग लोन्स देती हैं, खाली होम लोन्स देती हैं। ये बैंक का काम नहीं करती, लेकिन जो घर बनाना है उसके लिए लोन देती हैं। और इसके एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा, डीएचएफएल शाहरुख खान ऐड करता है, हाउसिंग फाइनेंस लोन्स कंपनी डीएचएफएल की ऐड करता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनका जो रेगुलेटर है वो है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक हो गई, इसके अलावा अभी मैंने तुम्हें बताया निधि कंपनीज भी होती हैं। ये बैंक की तरह काम करती हैं, ये बैंक की तरह काम करती है, लेकिन ये अपने मेंबर से डील करती हैं, आउटसाइडर से डील नहीं करती। इसलिए ये जो निधि कंपनीज हैं, इनका जो रेगुलेटर है, ये ज्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं करती, छोटे लेवल पे काम करती हैं। इसीलिए इनका जो रेगुलेटर है वो है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। इनको इंडिया में निधि कंपनीज बनाने के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। और अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो इसके अंदर और कौन सी आ सकती हैं, हाउसिंग फाइनेंस हो गई, निधि कंपनी हो गई। तुम लोगों ने देखा होगा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, स्टॉक ब्रोकिंग, या तुम लोगों ने मेरे से कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा है स्टॉक। ये इंडिया में स्टॉक मार्केट वाले ब्रोकर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर होते हैं। तुमने शेर खान का नाम सुना होगा, शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये स्टॉक ब्रोकर क्या, बैंक का काम नहीं करते, ये फाइनेंस का काम करते हैं। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगवाते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, ये भी तो फाइनेंस में डील कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हो गई, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, ये भी एनबीएफसीज हैं। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, मैं फर्म्स लिख रहा हूं, बेसिकली मैंने बोलते फर्म्स है, लेकिन होती कंपनीज, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हो गई, या कॉमा मर्चेंट बैंकिंग हो गई, मर्चेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, आपको पता है जो कंपनीज पब्लिक इशू लाती हैं या जो टेक ओवर करवाती हैं, मर्जर अमलगमेशन कराती हैं, उस पूरे प्रोसेस को कौन संभालता है? मर्चेंट बैंकर संभालते हैं। तो ये लोग फंडिंग भी देते हैं उसके लिए, अगर आपको कम पड़ जाए वगैरह वगैरह, उसके अलावा पूरे प्रोसेस को मैनेज भी करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर भी फाइनेंस में डील कर रहे हैं। मगर इनका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
और अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी फाइनेंस में डील करती हैं, आपको इंश्योरेंस भी देती हैं, कल को कुछ हो जाएगा तो क्लेम भी देती हैं, ये सब भी फाइनेंस में डील कर रही है, लेकिन बैंक का काम नहीं कर रही। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में, इनका जैसे एग्जांपल LIC हो गया, बजाज एलियांज हो गई वगैरह, बड़ी सारी रिलायंस इंश्योरेंस, इनका रेगुलेटर कौन है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA एटसेट्रा। तो कुछ इस तरीके की हो गई NBFCs। और तीसरी आती है फिर नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, जो ना बैंक का काम करती है ना फाइनेंस का काम करती हैं। इसके एग्जांपल में तुम क्या लिख सकते हो? जैसे एग्जांपल गारमेंट्स वाली कंपनी हो गई, IT कंपनीज हो गई, ये तो ना बैंक का काम कर रही है ना गारमेंट्स का काम कर रही है, तो इनको रेगुलेट कौन करेगा? इनको भी रेगुलेट कौन करेगा? MCA। ये तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो रही है, तो कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है? MCA। तो इनको भी रेगुलेट कौन करेगा? MCA। तो ये नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। तो बेसिकली हमने कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, और तीसरा नॉन बैंकिंग बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs, और तीसरा नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज NBNFCs। हमने सबके बारे में पढ़ा। तो इंडिया में 3 तरीके की मेनली होती हैं। हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे मेनली फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स के बारे में तुम्हारे को इतना नहीं पढ़ाएंगे, लोग बैंक के बारे में थोड़ा बहुत ही है। बेसिकली नाम से क्लियर है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली तुम्हारा इधर फोकस रहेगा ना, वो सारा NBFC पे रहेगा इस चैप्टर में। अलग अलग तरीके की NBFC जो RBI पे रजिस्टर होती हैं, जो अदर तरीके से रजिस्टर होती हैं, वो सबके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, निधि कंपनी के बारे में, स्टॉक ब्रोकिंग, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके इस चैप्टर में जो आपका फोकस रहेगा वो इस कैटेगरी पे रहेगा, ना तो इस पे रहेगा, क्योंकि नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इसका फाइनेंस से कोई लेन देन ही नहीं है। IT कंपनीज, गारमेंट कंपनी, इंफ्रा कंपनीज, ये सब जो हो गई। तो इसलिए नाम से क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें नहीं आती। और बैंकिंग के लिए तो मैंने बता दिया कि बैंकिंग के लिए इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग से है, और बैंक्स का रेगुलेटर भी कौन है? अगर आपको पता है बैंक्स का रेगुलेटर भी कौन होता है? RBI। लेकिन आपको इनके बारे में बहुत ना के बराबर पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, इस चैप्टर में। मेन जो आपको फोकस रहेगा वो इधर NBFCs पे ही रहेगा। और मैं कहूंगा ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत रेलेवेंस है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या है। आपको एक बेस बन गया, एक चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दे दिया कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के वाले हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को बुक से, और देखते हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब गाइस देखते हैं बुक से, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चे का, क्योंकि हम इसमें NBFC के बारे में पढ़ रहे हैं, कि सर इंडिया में जब बैंक्स अच्छे खासे चल ही रहे थे, और बैंक सारे ही काम कर लेते हैं, फाइनेंस का भी कर लेते हैं, नॉर्मल वाला बैंकिंग वाला काम भी कर लेते हैं, तो फिर हमारे को इंडिया में NBFC बनाने की जरूरत ही क्या थी? NBFC इंडिया में लाए ही क्यों NBFC का कंसेप्ट? उसका बेटा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको इंडिया में बैंक बनाना हो ना, अगर आपको इंडिया में बैंक बनाना हो, तो RBI की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पता है कितनी है? इंडिया में बैंक बनाने के लिए आपको, इंडिया में बैंक बनाने के लिए आपको मिनिमम 200 करोड़ रुपीस की पेड अप कैपिटल चाहिए। इंडिया में बैंक बनाने के लिए आपको कम से कम 200 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल चाहिए। और इंडिया में इसके चक्कर में बहुत सारे लोग इंडिया में बैंक खोल ही नहीं पाते थे। अच्छा एक बात बताओ, बैंक जितने कम होंगे उतना इंडिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है? कम हो रही है। आप इतना ज्यादा बैंक्स करो, इतना ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल करवाओगे, आप रिमोट प्लेसेस में पहुंचोगे, छोटे छोटे गांव में पहुंचोगे, छोटे मजदूर को, छोटे गरीब को, किसी को भी अगर लोन चाहिए आप सबकी हेल्प करोगे, तो उस केस में सबका भला होगा। तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं हो पाता था पहले, क्योंकि बैंक्स हर जगह नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि हर बंदा बैंक इंडिया में नहीं खोल पाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने खुल जाएंगे? किसके पास 200 करोड़ रुपए पड़े हैं? तो इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया बैंक खोल नहीं पाते। उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स लाए कि आप अगर बैंक नहीं बना पा रहे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर पा रहे, आप बैंक नहीं बना पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप NBFC बना लो। क्या बना लो? NBFC का कंसेप्ट लेके आप बैंक का काम मत करना, फाइनेंस का। लोगों को मेन काम तो लोन पहुंचाना है ना हर जगह, ताकि छोटा छोटा बिजनेसमैन को भी लोन मिले, वो बड़ा हो सके, ग्रो कर सके। और अल्टीमेटली क्या, छोटा बिजनेसमैन ग्रो भी होगा तो अल्टीमेटली वो पैसा तो हमारी इकोनॉमी में ही कमा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो इंडिया में NBFC का कंसेप्ट लेके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, और इसको बनाने के लिए जो नेटवर्थ चाहिए होती है वो 2 करोड़ रुपए की चाहिए होती है।
कहां 200 करोड़, कहां 2 करोड़, 1% हो गया। और जब मैं बोल रहा हूं नेटवर्थ, तो नेटवर्थ डिटेल में तो मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना मान लो, नेटवर्थ का मतलब है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अभी इतना मान लो, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको हम लोग नेट वर्थ बोलते हैं, यहां पे हम इसको नेट ओन्ड फंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट ओन्ड फंड्स। अच्छा, ये प्योर नहीं है, एनबीएफसी में भी नेट ओन्ड फंड्स की जब एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो इसमें से बहुत सारी चीजें माइनस होती हैं, डिडक्ट होती हैं, ऐड होती हैं, वो बात की बात है, टेक्निकल डेफिनेशन डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी बनानी है तो आपके नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ रुपए के होने चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मिलाकर। अगर आपके इतने 2 करोड़ हैं तो आप बना लो। और एक चीज और, जब हम बोलते हैं एनबीएफसी तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी नहीं है। आप पहले, जैसे आपको पता है कि कंपनी एक्ट में कंपनी बनाने के लिए, अगर आपको कंपनी बनानी है सेक्शन 7 में रजिस्टर होती है। कहां पे होती है? सेक्शन 7 में। तो आपको जो कंपनी बनानी है, पहले आप इसे कंपनी बनाओगे। अगर आपको इंडिया में कोई एनबीएफसी खोलनी है तो फर्स्ट स्टेप ये है आपका, इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, अंडर कंपनीज एक्ट, next, second, then register as NBFC with RBI। समझ आया? तो इसका मतलब पहला काम आपको है कि पहले आपको कंपनी बनानी है। अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी खोलनी है तो पहले आप एज अ कंपनी एक्ट में नॉर्मल कंपनी बनाओगे और उसकी वही पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक दिखाओगे, और उसके बाद जब वो हो जाए, जब वो बन जाए, तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या? आरबीआई से लाइसेंस लोगे एज अ एनबीएफसी बनाने के लिए, रजिस्टर आरबीआई के पास करवाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनबीएफसी आरबीआई बनाता है, बनाते तो कंपनी है, तो वो कंपनी, तो पहले तो वो कंपनी एक्ट में बनेगी, देन उसके बाद वो आरबीआई से उसको लाइसेंस मिल जाएगा, जब रजिस्टर हो जाएगी आरबीआई के पास एज अ एनबीएफसी, तो फिर वो एनबीएफसी मान ली जाएगी। तो इसलिए इंडिया में, क्योंकि बैंक्स बड़े लेवल पे काम करते थे बहुत, और हर बंदा बैंक्स में इन्वेस्ट, बैंक नहीं खोल पाएगा इंडिया में, और अगर बैंक हर जगह नहीं खुल पाएगा तो उस जगह जगह रीच नहीं बढ़ेगी, तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को तो पैसे नहीं मिलेगा, छोटे मोटे बोरोवर्स को, छोटे मोटे बिजनेसमैन को। तो उनकी रीच बढ़ाने के लिए, ताकि हर जगह पे पैसा, जिसको लोन की सुविधा चाहिए, कुछ और सुविधा चाहिए, तो क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो एनबीएफसी का कंसेप्ट लेके आया गया ताकि जगह जगह जा सके। तो कहता है इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन। आपको पता है इंडिया में बैंक्स एनबीएफसीज बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग। आजकल तो वो अलग बात है कि बैंक्स एनबीएफसी बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये विजय माल्या, नीरव मोदी, इतने सारे लोगों के जो फ्रॉड हुए, उन फ्रॉडों के चक्कर के अंदर आधे से ज्यादा बैंक बेचारे लॉसेस के अंदर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं, बेचारे डूबते चले जा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैंने बताया था ना, बैड लोन्स, बेचारे परेशान है। कहता है इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स एंड न्यू एंटिटीज एंटरिंग इन द मार्केट। कह रहे हैं इंडिया में दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, जो नई आ रही है वो भी, जो पहले वाली है वो भी। द सेक्टर कंप्राइजेस, जब हम बोले फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने अभी बताया उसमें कौन कौन आती है, जो फाइनेंशियल सर्विस इंडिया में कौन कौन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मैंने बताया ना, ये भी, इनका भी फाइनेंशियल सर्विसेज के तो काम है। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है? क्लेम देती है आपको, अगर कल कुछ हो जाए तो क्या है? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लोन नहीं दे रही, वो आपको क्लेम दे रही है, आपसे प्रीमियम ले रही है। नेक्स्ट एनबीएफसीज हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। आपको पता है कोऑपरेटिव्स लिख के छोड़ दिए इन्होंने, कोऑपरेटिव बैंक्स। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं बड़े सारे, आपको पता, वैश कोऑपरेटिव हो गया, बड़े सारे हैं जो ये छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन बैंक्स हैं, लेकिन इनको भी बनाने के लिए पैसा बहुत चाहिए। नेक्स्ट पेंशन फंड्स, अल्टीमेटली क्योंकि है तो बैंक की। पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड आपको पता ही है कि फाइनेंस का काम करते हैं, आपसे पैसा लेकर वो लोग आगे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और आपको कुछ अपनी कमीशन, जैसे सपोज क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या होता है, मैंने पहले कभी बताया हो। म्यूचुअल फंड नाम से क्लियर है, मिला जुला फंड, मिला जुला फंड, म्यूचुअल फंड। देखो, जब कोई इन्वेस्टर है, जैसे मैं हूं, तो अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं खुद चला जाऊं या मैं म्यूचुअल फंड के तरीके से चला जाऊं। अगर मैं खुद जाऊंगा तो जितना प्रॉफिट कमाऊंगा सारा मेरा, अगर कोई लॉस हो गया वो भी सारा मेरा। अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू जाऊंगा तो उससे फायदा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में पढ़े लिखे इन्वेस्टर बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। वो आपसे पैसा लेंगे और आपसे पैसा लेकर अलग अलग कंपनियों में लगाएंगे और वहां से रिटर्न जनरेट करेंगे, सोच समझ के लगाएंगे।
और जो वहां से पैसा कमाएंगे उसमें से कुछ पोर्शन अपना रख के बाकी पैसा आपको दे देंगे, मतलब वो आपके लिए कमा के देंगे आपको पैसा, और वो आपको फ्री में सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पैसे से कुछ पैसा वो भी कमाएंगे, कुछ आपको दे देंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा फायदा क्या है, म्यूचुअल फंड में फायदा क्या है कि थोड़ा सा रिस्क का होता है कम। ऑल्दो तुम अगर टीवी में देखते हो तो एक ऐड आती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। पढ़ा होगा ना हिंदी में, म्यूचुअल फंड्स जो म्यूचुअल फंड बाजार निवेश जोखिमों के अधीन है। आप जो उसमें पैसा लगा रहे हो वो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट के अधीन है, मतलब अगेंस्ट है। मतलब आप ऐसे समझो कि वो आपके लिए, वो कह रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट में गो अपवर्ड्स, मार्केट में गो डाउनवर्ड्स। मतलब आप ये नहीं कि अपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो आपका पैसा सेफ ही है। मार्केट अगर बढ़ेगी तो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे, मार्केट घट जाएगी तो आपको कम रिटर्न देंगे, मगर कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो बंदा कहता है सर यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी रिस्क नहीं ले रहे, मतलब ये भी जिम्मेवारी नहीं ले रहे, तो फिर इन पे क्यों लगाए, डायरेक्ट लगा लो। तो भाई लगा लो, डायरेक्ट में तो पूरा लॉस आपका होगा, आप अपनी समझदारी से लगाओगे। म्यूचुअल फंड में लगाने का फायदा ये है कि वो सोच समझ के लगाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, तो रिस्क का चांस कम है, लॉस का चांस कम है। आप लगाओगे तो लॉस का चांस बहुत हैवी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है और लॉस नहीं हुआ और प्रॉफिट हो गया तो सारा प्रॉफिट आपका। इसीलिए एक कहावत कही जाती है, एक चीज कही जाती है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न, लेसर रिस्क लेसर रिटर्न। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। स्टॉक मार्केट में खुद घुस जाओगे तो पैसा भी रिटर्न 20-25%, 20%, 33% रिटर्न मिल सकती है। आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो आप बैंक में एफडी करवा दो, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, 6% रिटर्न मिलेगी, रिटर्न कुछ मिलेगी नहीं। 6% पूरे साल का मतलब आधा % महीना। मतलब अगर आप बैंक में पैसा लगाओगे, एफडी करवाओगे तो आपको 1 लाख पे पूरे साल में 6,000 रुपए मिलेंगे। और अगर वही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओगे और अगर वो रिटर्न 30% मिलेगा तो आपको 1 लाख पे 30,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट रिस्की है, वहां रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ पे बैंक वगैरह में एफडी करवाने में रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। रिस्क तो है ही नहीं ना, बैंक अनलेस डूब ना जाए तो अलग बात है, वरना रिस्क तो है ही नहीं, रिस्क फ्री है। तो कहता है इंडिया में सब ग्रो हो रहे हैं। कहता है इसके अलावा बहुत सारी स्मॉलर फाइनेंशियल एंटिटीज हैं। कहता है बैंकिंग रेगुलेटर हैज अलाउड न्यू एंटिटीज सच एज पेमेंट बैंक। अब मैंने बताया ना पेमेंट बैंक का कांसेप्ट है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तुमने देखा होगा पेटीएम में 2 चीजें होती है, एक होता है वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, एक होता है पेमेंट बैंक जिससे आप डायरेक्टली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। आपका डायरेक्ट बैंक, जैसे नॉर्मल लोग बैंक कहाँ खुलवाते हैं, आईसीआईसी में खुलवा लिया, एसबीआई में खुलवा लिया। आप प्रॉपर बैंक खुलवाने जाते हो, आपको प्रॉपर चेक बुक होती है, सब कुछ होता है ना। सेम अब पेटीएम वालों ने अपना बैंक बना दिया, ई बैंक, उनका पेटीएम बैंक है। आप जाके चेक करोगे तो आपको पेटीएम वॉलेट के साथ दिखेगा। आपको अपना केवाईसी करो, आप उस बैंक को चालू कर लो, आप उसके अंदर अपना पैसा रख सकते हो। आप जैसे एक बैंक से आप जब दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो, एनईएफटी करते हो, तो कोई चार्ज नहीं लगता ना। सेम अगर आप पेटीएम बैंक से नॉर्मल बैंक में ट्रांसफर करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करोगे तो चार्ज लगेगा। इसका मतलब पेटीएम बैंक टू बैंक वाला केस हो गया, तो चार्ज कोई नहीं लगता। आपकी प्रॉपर पासबुक मेंटेन होगी, सब कुछ होगा, वो प्रॉपर बैंक की तरह वो मैनेज कर रहे हैं। सेम आपका अकाउंट खुलेगा, आप उनके बदले, आप उस पैसे के बदले कुछ गिरवी रखवाना चाहते हो, कोई चीज आपसे, आप उनसे पेटीएम वालों से लोन लेना चाहते हो। लेकिन अभी वो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पेटीएम वाले आने वाले टाइम पे बड़े बड़े आउटलेट बनाएंगे जैसे बैंक्स बनाते हैं, और ऐसे बड़े लेवल पे काम करेंगे। अभी तो वो स्मॉलर लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट बैंक का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तुम इसमें लिख सकते हो पेटीएम बैंक, जो आजकल नया कंसेप्ट चला है। एंड रिसेंटली कह रहा है बड़ी सारी चीजें ऐड हुई हैं। कहता है हाउएवर द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली अ बैंकिंग सेक्टर विद कमर्शियल बैंक अकाउंटिंग फॉर मोर देन 64% ऑफ टोटल एसेट्स। अच्छा एक बात बताओ, बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने आपको लोन दिया तो आपके लिए वो लोन लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए वो लोन एसेट है। समझते हो ना ये बात? जैसे मान लो एक बैंक है, मान लो एक मिस्टर ए है, बैंक ने आपको लोन दिया तो ये लोन मिस्टर ए के लिए लायबिलिटी है, इसको चुकाना है। मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, लेकिन इस बैंक के लिए तो लोन एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इस बैंक को इस लोन के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका, और हमें पता है एसेट क्या होता है, जो हमारे को फ्यूचर में फायदा देता है। ये बैंक का ने जो उसको लोन दिया वो एसेट इसको फायदा देगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक के लिए लोन एसेट है, लेकिन इसके लिए लोन लायबिलिटी है। तो कह रहा है कि इंडिया में 64% ऑफ टोटल एसेट्स बैंक के पास होते हैं। मतलब इंडिया में जो ज्यादातर लोग लोन लेते हैं वो बैंक से लेना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू एनबीएफसी,
निधि कंपनी वगैरह वगैरह। उसका सिंपल सा रीजन है, बहुत सारे लोग और जगहों पे ट्रस्ट नहीं करते, एनबीएफसी वगैरह पे ट्रस्ट नहीं करते कि ये लोग यार ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, ये लोग कोई और फ्रॉड व्रॉड ना कर दे हमारे साथ। बैंक्स पे, बड़े बड़े बैंक्स पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तुम देखते हैं, इसलिए बड़े सारे लोग बैंक अकाउंट भी जब खुलवाते हैं ना तो प्राइवेट बैंकों पे अकाउंट नहीं खुलवाते आसानी से, आईसीआईसी वगैरह पे खुलवाने में डरते हैं, जैसे यस बैंक में खुलवाया था डरते थे। तो लेकिन अगर तुम उनको बोलोगे एसबीआई, पीएनबी, उन पे टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो उन पे ट्रस्ट करते हैं लोग, उन बैंकों पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो कह रहा है इंडिया में स्टिल आज भी जो लीड कर रहा है वो तो बैंक्स ही कर रहे हैं, मतलब जो ओवरऑल इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन लोन दे रही है, बैंक्स जो लोगों को लोन दे रहे हैं या एनबीएफसी जो लोगों को लोन दे रही है, उसमें टोटल लोन में 64% लोन आज भी कौन दे रहा है, बैंक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे एसेट का मतलब क्या है, बैंक लोन्स। अच्छा, और हमने इसे एसेट क्यों बोला, लोन तो लाइबिलिटी होती है, बच्चा बोलता है लाइबिलिटी तुम्हारे लिए है जब तुम ले रहे हो, बैंक के लिए तो एसेट है ना, वो बैंक तो लोन दे रहा है उसके लिए एसेट है, उसको तो उस पर कमाई मिलेगी। आगे कहता था गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स टू लिबरलाइज एंड रेगुलेट एंड एनहांस दिस इंडस्ट्री। तो कह रहा है गवर्नमेंट ने बड़े सारे रिफॉर्म्स बनाए, बड़ी सारी पॉलिसीज बनाई ताकि इस इंडस्ट्री को और बढ़ाया जा सके, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को और बढ़ाया जा सके। The government and Reserve Bank of India has taken various measures। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है यार, have taken various measures to facilitate easy access to finance। आगे ताकि गवर्नमेंट बड़े सारे मेजर ले रही है सरकार कि लोगों को इजीली लोन मिल सके, ताकि देखो जितना ज्यादा लोगों को लोन मिलेगा लोग उतना अपना कारोबार ज्यादा बड़े लेवल पे करेंगे, और जितना ज्यादा कारोबार करेंगे वो लोगों को रोजगार देंगे और उतना हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। आगे these measures include to name a few launching different categories of NBFCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में, अभी इसको इग्नोर कर दो क्योंकि छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं कि मैं एक बार में एक लाइन में बोल दूं समझ आ जाए। और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो मैं बताया तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है, छोटे लेवल पे बताया तो माइक्रो फाइनेंस के नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस में जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है। तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उसने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलनी है। मैंने कहा आपका कंसेप्ट क्या होगा, तुम्हें पता है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां नॉर्मल लोगों से ज्यादा कमाती है पैसा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देके बात कर रहा हूं, तुमने गली मोहल्ले में देखा होगा, गली मोहल्ले के अंदर अपने एरिया में तो लोग ना फाइनेंसर बने होते हैं, कुछ कुछ लोग फाइनेंसर जिन पे पैसा आता होता है वो लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। तो ऐसे ही ना माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या है, तुम जरा समझना, माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन को लोन देते हैं। अच्छा, इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तुम खुद सोचो, जैसे मान लो एक सब्जी वाला है, सब्जी वाले पे पैसा ही नहीं है सब्जी लगाने को, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या बोलती है, काम कर, हम तेरे को रोज का 2000 रुपए देंगे, तो 2000 रुपए की सब्जी लगा रेडी पे, और तू जो प्रॉफिट कमाएगा उस 2000 पे हमारे को रोज का 2000 रुपए का हमारे को 100 रुपए दे देंगे रोज, इंटरेस्ट रोज का। अच्छा, सब्जी वालों का आपको पता थोड़ा बहुत मार्जिन ठीक ठाक होता है, मान लो वो 2000 की सब्जी बेचकर 2000 वाली जो सब्जी खरीद के होलसेल में लाया वो 3000 की बेच देता है मान लो, तो सब्जी वाले को 900 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 100 रुपए किसको चले गए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी को डेली बेस पे। अच्छा, 2000 पे 100 रुपए इंटरेस्ट, एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, 2000 का 10% होता है 200 रुपए, 5% हो गया 100 रुपए, 5% एक दिन का, 10 दिन का 50%, एक महीने का 150%। ये तो मैंने तुम्हें 100 बहुत, चलो ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है 100 ज्यादा है, मान लो अगर मैं कहता हूं 100 की जगह 50 रुपए भी होता तो 2.5% भी अगर रोज का है, 50 रुपए आता नहीं है। कोई भी सब्जी वाले को तुम बोलोगे ना तेरे पे पैसे नहीं है, काम कर 50 रुपए तेरे को मैं दूंगा, मतलब तू मेरे को 50 रुपए दियो, मतलब तू सुबह मेरे से 2000 रुपए ले जा, शाम को मेरे को 2050 रुपए वापस कर जाइयो, यही होगा ना। अब सब्जी वाले ने सपोज ये बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 2000 रुपए लेके आ गया, अब ये शाम को कंपनी को जाके क्या बोलेगा, ये लो जी आपको आपके 2050 रुपए। इसका मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने आपको 2000 रुपए कितना इंटरेस्ट चार्ज करा, एक दिन का 50 रुपए। अच्छा, सब्जी वाला भी खुश है, उसको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ा, उसको दूसरों के पैसे से उसने पैसा कमाया। सब्जी वाला मान लो अगर दिन में 2500 रुपए भी कमा के आ गया 2000 के ऊपर, तो अगर 2050 रुपए वापस भी कर देगा तो 450 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया सब्जी वाले का। सब्जी वाला भी खुश है, उसको भी 50 रुपए देना चुभेगा नहीं। अब तुम अगर कंपनी के साथ सोचो, माइक्रो फाइनेंस वो एक बंदे को लोन नहीं दे रही, ऐसे बहुत सारे लोगों को लोन देगी, छोटे मोटे लोन, 2000 का लोन, 3000 का लोन, 5000 का लोन, 10000 का लोन। तुम सोचो इसमें कितना मार्जिन है, अगर वो 2000 पे 50 रुपए ले रही है तो इसका 2.5% भी अगर कमा रही है, एक दिन का 2.5% है, 10 दिन का 25% में, एक महीने का 75%, एक साल का कहाँ ही जाएगा। सोचो कितने बड़े लेवल पे काम हो गया। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी नॉर्मल कंपनी, और अगर तुम यही देखो बैंक होम लोन ले लो, तो होम लोन का जनरली जो एवरेज रेट चलता है 10 से 12% चलता है,
12% साल का, मतलब बैंक आपसे खाली 1% महीना चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे आपसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक दिन का 2.5% चार्ज कर रही है और बैंक आपसे होम लोन में 1% चार्ज करता है महीने का। तो इसका देखो कितना फर्क है। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया माइक्रो फाइनेंस का। कह रहे ये सब इंडिया में कंसेप्ट आया इंडिया में। कह रहे इसके अलावा ओवर द इंडिया में माइक्रो एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा हाउसिंग फाइनेंस इज आल्सो एनबीएफसी, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया, लेकिन इसका रेगुलेटर डिफरेंट है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन, माइक्रो फाइनेंस, निधि कंपनी, ये सब बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा, बड़ा रोल किस चीज में प्ले कर रही है? मोबिलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फंड्स। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मींस मूवमेंट, एंड डिसबर्सल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब मोबिलाइजेशन, किसका मतलब क्या है? मोबिलाइजेशन का मतलब क्या? मूवमेंट, डिसबर्सल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं इंडिया में ओवर द इयर्स जिस तरीके से बैंक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं। कौन लोग बड़ा काम कर रहे हैं? ये एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी बड़ा काम कर रहे हैं। तुम देखो शाहरुख खान कितनी ऐड करता है डीएचएफएल के हाउसिंग लोन्स की, कि होम लोन लो, अपना घर होगा, अपना सपना होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? लोन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग अपनी चीज बनाएं। इसमें इकोनॉमी को भी फायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा जितना लोन बढ़ेगा। बस ये ना हो लोग पैसा लेके भाग जाएं, वो अलग बात है। उसको अपने आप को सेव करने के लिए बैंक जो होता है वो उनकी प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखवाता है जब तक पूरा लोन की पेमेंट नहीं हुई। तो ये सब चीजें इसने पढ़ी। अब इन कह रहा है इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनबीएफसी के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनबीएफसी, पहली कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, एनबीएफसी। ये देखते हैं क्या है। तो गाइस अब आगे देखते हैं एनबीएफसी के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला, क्योंकि अभी एनबीएफसी, अभी मेनली एनबीएफसी की बात कर रहे हैं जो आरबीआई वगैरह पर रजिस्टर होती हैं वगैरह वगैरह। अभी आगे डिटेल में फिर हाउसिंग फाइनेंस उन सब के बारे में पढ़ेंगे, मगर नॉर्मल अभी एनबीएफसी देखते हैं होता क्या। अभी हम जो है ये जो एनबीएफसी पढ़ रहे हैं इसमें हम सबके बारे में पढ़ेंगे। हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी किस किस तरीके की होती है, बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, फिर स्पेसिफिक एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे जाके मैं दिखा दूं। पहले तो मैंने तुम्हें बताया हाउसिंग फाइनेंस भी एनबीएफसी है, निधि भी एनबीएफसी है, चिट फंड भी एनबीएफसी है ना। ये सब तो मैंने डायग्राम, ये इसको तो अभी रुको। इंश्योरेंस कंपनी भी एनबीएफसी है। यहां से मेन स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी, अलग अलग तरीके की एनबीएफसी। तो मेन तो अभी आगे से स्टार्ट होगा किस किस तरीके की। अभी बेसिकली एनबीएफसी तुम्हें पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, और एनबीएफसी कई तरीके की होती है। देखो एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय अदर्स और एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जैसे मैं तुम्हें मुथूट फाइनेंस का एग्जांपल दिया, वो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, एचडीबी फाइनेंस आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। लेकिन अदर्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया था हाउसिंग फाइनेंस को नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी होगी, स्टॉक ब्रोकिंग होगा, इनको सेबी रेगुलेट करता है, निधि कंपनीज को एमसीए रेगुलेट करता है ना। चिट फंड कंपनी होती है जो गली मोहल्ले में लोग कमेटियां डालते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए रेगुलेट करता है, बताया था। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बताई। और तीसरा आता है फिर एनबीएनएफसी, इनको भी कौन रेगुलेट करता है? एमसीए, मैंने बताई थी ये बात। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, अब मैं तुम्हें लिंक कर रहा हूँ चीजों को ऊपर ले जाकर, कि बेसिकली एनबीएफसी बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर स्पेसिफिक किस किस तरीके की एनबीएफसी होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। ये तो पहले लाइन तो यही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना लोग बड़ा गलत समझते हैं कि एनबीएफसी को आरबीआई रजिस्टर, एनबीएफसी को आरबीआई में बनवाना होता है। ना जी ना, बनेगी तो वो पहले कंपनी लॉ में ही, उसको रजिस्टर बाद में आरबीआई में करवाना होता है, या जिस भी रेगुलेटर की आपने कंपनी बनाई। जैसे इंश्योरेंस कंपनी बनेगी तो पहले वो कंपनी एक्ट में एज अ कंपनी बनेगी, देन उसको बाद में इरडा के पास रजिस्टर करवाना है ना। तो सेम ऐसे कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनेगी तो पहले वो कंपनी एक्ट में कंपनी बनेगी, बाद में उसे नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर करवाना है। सेम अगर कोई नॉर्मल एनबीएफसी है तो पहले वो कंपनी एक्ट में बनेगी, और लिखा है ना कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी अर्लियर इनैक्टमेंट। अर्लियर इनैक्टमेंट का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले आया था 2013, 1956 से पहले आया था 1913, उससे पहले 1850। ऐसे जो पहले के चलते आ रहे, कह रहा है हो सकता है कि एनबीएफसी इस वाले एक्ट में बनी हो सकता है पहले कभी बनी हो। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी क्या क्या काम करती है? लोन्स, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर। ये रुक जाओ, ऑफ अ लाइक नेचर। तो मैं ना एक चीज बताता हूं एनबीएफसी क्या करती है बेसिकली। अभी वैसे मान लो मुथूट फाइनेंस है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, मुथूट फाइनेंस क्या करता है तुम्हें पता होगा, तुम्हें गोल्ड लोन देता है, वो जनरली गोल्ड लोन देता है। कि मान लो मिस्टर ए है, इसको ये गया उनके पास, इसने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवाई
और बदले में मान लो इन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, 1 करोड़ का क्या दे दिया, लोन दे दिया। ये बात समझ आती है? अच्छा, जो 1 करोड़ का लोन दिया, बदले में इसको जो कमाई मिलेगी, मुथूट फाइनेंस को जो कमाई होगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट की फॉर्म में कमाई होगी, इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या ये इंटरेस्ट के पैसे को अपने पास रखते हैं या आगे लोन में बांटते हैं? आगे लोन में भी बांटते हैं और कुछ पैसा ये अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनको वहां से भी रिटर्न मिले। सिक्योरिटी में लाइक गवर्नमेंट कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा दिया, तुमने पढ़ा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स वगैरह वगैरह, ये सब इधर पैसा लगा दिया और यहां से जो रिटर्न होगी ये भी कमाएगी। अच्छा, बेसिकली ये जो यहां पे पैसा लगा रही है सिक्योरिटीज में, इसका मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस इसका लोन देना ही है, लेकिन ये यहां से भी कमा रही है, ये भी एनबीएफसी का पार्ट है क्योंकि इस पैसे को आइडल नहीं छोड़ना चाहती। सेम अगर तुम देखते हो कि तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, अच्छा इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या करती हैं, ये भी एक एनबीएफसी है। इंश्योरेंस कंपनीज को मान लो अगर मिस्टर ए है, इसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली इनसे, तो ये इनको बदले में प्रीमियम देगा, प्रीमियम देगा और बदले में उसे क्या दे देगी, कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। क्या दे देगी, इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। ये बात तो समझ आती है? वो प्रीमियम दे देगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। अब तुम एक चीज सोचो, ये प्रीमियम देगा, इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, ये जो प्रीमियम, देखो अब दो तरीके की पॉलिसी एग्जांपल है कि तो तुम्हें अगर मैं बताऊं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है, एलआईसी करवाई, एलआईसी तो हमारे इंडिया में तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आजकल इंडिया में एलआईसी इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह चलती है, तो पता होगा ना बात, खाली वो पॉलिसी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एलआईसी सपोज आपने करवाई 10 साल के लिए, अगर 10 साल में आप प्रीमियम भर रहे हो 10 साल तक, तो 10 साल तक आप प्रीमियम भर रहे हो और अगर आपको कुछ हो गया तो आपको क्लेम मिल जाएगा, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। इसका मतलब एक किस्म से इन्वेस्टमेंट हो गई ना, ये दोनों काम हो गए, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो गया, प्लस अगर कल को हमारे को कुछ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट के साथ हमारे को हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवाते हो, मेडिक्लेम में आपको पता है कि मेडिक्लेम में जब आप करवाते हो तो अगर आपको कोई बीमारी लग गई तो आपका इलाज होगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं हुआ और आपका वो, जैसे मेडिक्लेम जनरली ना 1 साल की होती है, ईयरली बेसिस पे होती है, ईयरली बेसिस पे होती है, तो आपने मान लो 1 साल का प्रीमियम भरा और मेडिक्लेम में आपको पूरे साल कोई बीमारी नहीं लगी, तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता, ये दिस इज प्योर इंश्योरेंस। लेकिन अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो एलआईसी इज अ हाइब्रिड इंश्योरेंस। हाइब्रिड समझ आता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर। ये हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इधर इंश्योरेंस भी है प्लस इन्वेस्टमेंट भी है, कि या तो इंश्योरेंस मिलेगी और अगर कल को इंश्योरेंस आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको पैसा आपका विद पूरा वापस विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मेडिक्लेम की बात करूं, दिस इज प्योर इंश्योरेंस, यहां पे आपको पैसा वापस नहीं मिलता, सिर्फ क्लेम ही मिलता है। अगर आपका कोई बीमारी लगी तो आपको क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर अब मैं समझाने के जा रहा हूं, आपने इस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम की फॉर्म में पैसा दिया और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बदले में क्या कर रहे हैं, ये आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं। अब ये कितने लोग मेडिक्लेम करवाते होंगे, क्या सब बीमार पड़ते हैं? नहीं। तो ये लोगों के पास जो इतना प्रीमियम आ रहा है और या ये लोगों के पास जो एलआईसी का इतना साल से पैसा आ रहा है, ये लोग क्या करते हैं, इस पैसे को आइडल छोड़ देते हैं? नहीं, ये लोग इस पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी में लगाते हैं और ये लोग वहां से भी पैसा कमाते हैं, ये लोग वहां से भी पैसा कमाते हैं। तो मैंने इसलिए पढ़वाया। अब जरा लाइन पढ़ो, कह रहा एनबीएफसी वो है जिनका मेन काम लोन्स एडवांस देना है, शेयर डिबेंचर भी एक्वायर करना है। अब ये क्या कर रही है, देखो मुथूट फाइनेंस आपको लोन भी दे रही है और आपके पास जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है इनसे शेयर डिबेंचर भी एक्वायर कर रही है। तो ये इनका बेसिकली, मगर मेन काम ये लोन ही है, लेकिन ये शेयर डिबेंचर सेकेंडरी पड़ता है, लेकिन हम उसको मेन में ही गिन लेते हैं क्योंकि इस पैसे को आइडल नहीं छोड़ते, क्योंकि इस पैसे को आइडल नहीं छोड़ते, उसको भी इन्वेस्ट ही करते हैं। सेम ऐसे इंश्योरेंस कंपनी, सेम ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करती होगी इंटरेस्ट के पैसे का, ऐसे हर एक कंपनी एनबीएफसी करती है। ठीक, आगे इसके अलावा ये और कौन से काम करते हैं, लीजिंग का काम करते हैं, किराए पे देना, बहुत सारी कंपनी ना हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पे चीजें देना। हायर परचेज पता होगा ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी, तुम्हें पता है स्कूटर, बार, कारें, बाइक फाइनेंस करती हैं, तो वो क्या कर रही है, किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे चीज देना, हायर परचेज। इंश्योरेंस के बिजनेस में है, चिट बिजनेस में है, चिट फंड जिसको बोलते हैं, जिसको हम गली मोहल्ले में लोग, तुमने देखा कमेटी डालते हैं, उसी को फॉर्मल वे में करते हैं, तो ये चिट फंड बिजनेस कहलाता है। अच्छा, निधि कंपनी और चिट फंड में क्या फर्क है? चिट फंड और निधि कंपनी मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन निधि कंपनी में चिट फंड में क्या फर्क है? चिट फंड बिजनेस के अंदर ना आपने जितना उनको पैसा लगाया, सपोज कमेटी में क्या होता है, आपने मान लो चिट बिजनेस में और निधि कंपनी में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं ना, मैं थोड़ा सा एक फर्क बता देता हूं। कि मान लो अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास
20 लाख रुपीस की चिट फंड इन्वेस्टमेंट की है। तो ये इसने 20 लाख रुपए इकट्ठे नहीं दिए। इसमें क्या होता है कि ये हर महीने 1-1 लाख करके देगा और इसको 20 महीने के बाद 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, 20 मंथ्स के बाद 20 लाख मिल जाएंगे। ये लोग गली मोहल्ले में क्या करते हैं, पैसा जोड़ने के लिए, ताकि गली मोहल्ले में लोग ताकि पैसा जुड़ जाए, इसी बहाने ये लोग कमेटी डाल लेते हैं, ये लोग कमेटी डाल लेते हैं ताकि धीरे धीरे पैसा देंगे तो एक एक करके 1-1 लाख करके बाकी बाद मिलेगा बाद में इकट्ठा। इसका फायदा क्या है कि ये इस पैसे को उतना टाइम यूज करेगा और उस पर इंटरेस्ट कमाएगा। इसका फायदा क्या है कि ये सिंगल सिंगल करके पैसा दे रहा है, इसको 20 महीने बाद पैसा जुड़ के मिल जाएगा पूरा। अच्छा, इसी को जब फॉर्मल वे में करते हैं दैट इज चिट फंड। इसी को जब फॉर्मल वे में करते हैं दैट इज चिट फंड। वैसे इसे नॉर्मल वे में कमेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेटी। और इसी को फॉर्मल वे में करते हैं जैसे हम बोलते हैं चिट फंड। लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज अगर आपको 3 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर आपने 20 लाख की कमेटी डाली है तो आप आपने 20 लाख अभी दिया नहीं है, वो अपना 20 लाख का जो इंटरेस्ट फैक्टर बनता है, मान लो 20 लाख के ऊपर वो 2 साल का 10% इंटरेस्ट ले रहा है मिलाकर, पूरे साल 2 साल का मिलाकर 10%, तो इसका मतलब आपको 18 लाख रुपए दे देगा। अब आपको हर महीने 1-1 लाख रुपए पे करना है 20 महीने तक। आप उसे दोगे 20 लाख, लेकिन वो आपको देगा 18 लाख, क्योंकि आपने पहले ही यूज कर लिया वो पैसा। मैं एक नॉर्मल एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि तुमने अगर पहले ही पैसा यूज कर लिया तो तुमको वो कुछ पैसा काट के देगा। काट के क्या देगा, वो इंटरेस्ट फैक्टर काटेगा कि जो पैसा तुम पहले यूज कर रहे हो, आपको पैसा 20 महीने बाद मिलना था 20 लाख रुपए, आपने पहले ही ले लिया, तो उतना टाइम का वो इंटरेस्ट फैक्टर काट देगा, उतना टाइम का वो इंटरेस्ट फैक्टर काटेगा। मगर इसमें आप जितना पैसे की कमेटी डाल रहे हो आप उतना ही पैसा ले सकते हो। लेकिन निधि कंपनी के अंदर क्या होता है कि आपने अगर कमेटी नहीं भी डाल रखी, आप उसके नॉर्मल मेंबर हो, तो आप जितना मर्जी लोन ले सकते हो। निधि कंपनी जनरली लोन की भी लिमिट होती है वैसे वहां पे, लेकिन आप उनसे एक्स्ट्रा लोन भी ले सकते हो। मतलब मान लो अगर आपने 10 लाख की कमेटी डाली और प्लस आप उनसे एक्स्ट्रा लोन भी लेना चाहते हो, ले सकते हो। लेकिन चिट फंड में आप लोन वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता, चिट फंड में आप लोन वगैरह नहीं ले सकते। ये बात समझ, सिर्फ आपने जितनी ही कमेटी डाली आप उतना ही पैसा ले सकते हो। ऑल्दो एक चीज कॉमन है, चिट फंड भी वाले भी अपने खाली मेंबर से डील करते हैं, निधि कंपनी वाले भी अपने मेंबर से डील करते हैं। फर्क क्या है कि ये लोन वगैरह भी देती है, ये बैंक अकाउंट वगैरह भी खुलवा लेती है अपने पास, सेविंग अकाउंट तो इधर एफडी वगैरह भी करवा सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो आप नॉर्मल एक कमेटी डालने वाला कंसेप्ट चलता है, आप हर महीने पैसा डिपॉजिट कराते हो, बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये एक फर्क है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो ये अगर जो चिट फंड का काम कर रही है वो भी क्या है, एनबीएफसी है। जो निधि कंपनियां काम कर रही है वो भी एनबीएफसी है। लेकिन कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड, क्या एनबीएफसी में नहीं आएगा, but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods। तो ये तो बेसिकली किसकी बात कर रहा है, एनबीएफसीज की। ये तो क्या हो गई, एनबीएनएफसीज, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी। जो कंपनी एग्रीकल्चर काम कर रही है, नॉर्मल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काम कर रही है, गुड्स वगैरह बेच रही है, इमोल प्रॉपर्टी बेच रही है, ये सब तो कौन हो गई, मैंने बताया ना, एनबीएनएफसीज, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अब बच्चा बोलता है कि सर वो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो भी तो इमोल प्रॉपर्टी में डील कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और आपने बोला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो तो एनबीएफसी है। बेटा एक बात बताओ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको प्रॉपर्टी बेच रही है, प्रॉपर्टी आप किसी और से खरीदे, वो आपको खाली लोन दे रही है, वो खाली आपको घर खरीदने के लिए लोन दे रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको प्रॉपर्टी नहीं बेच रही। अगर आप इमल प्रॉपर्टी किसी कंपनी से खरीद रहे हो तो वो बिल्डर कंपनी, इंफ्रा कंपनी, दैट इज डिफरेंट थिंग। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डिफरेंट थिंग। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचती, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देती है, प्रॉपर्टी तो आप बिल्डर से खरीदोगे। तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है। लेकिन इंफ्रा कंपनी जो बिल्डर्स है बड़े बड़े, अमरपाली हो गया, जिंदल स्टील, अमरपाली हो गया, गौड़ सिटीज हो गया, जेपी ग्रुप हो गया, जो बड़े बड़े बिल्डर्स है, अजनारा हो गया, तो ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये इंफ्रा कंपनी जो है ये एनबीएफसी नहीं है, ये सब तो क्या है, एनबीएनएफसी, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अब एक आगे क्या बोलता है, a non-banking financial institution which is a company and has a principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installment। तो समझ आ रहा होगा, one lump sum और installment। अच्छा एक बात बताओ, जो आप यहां पे पैसा दे रहे हो, आप देखो जब आप किसी, मैंने तुम्हें बताया कि आप निधि कंपनी पे जाकर देखो, दो तरीके के तरीके होते हैं, तो मैं एक चीज बताता हूं। जब आप निधि कंपनी पे भी जाके जब पैसा डिपॉजिट कराते हो ना, मैंने तुम्हें बताया दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, ऐसे बहुत सारी एनबीएफसी प्रोवाइड करती है, बैंक में भी होता है। तुमने एक कंसेप्ट सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, एफडी। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि मान लो एक एनबीएफसी है, मान लो एक मिस्टर ए है, इसके अंदर अगर ये फिक्स डिपॉजिट करा रहा है, अगर ये एफडी करा रहा है, मान लो 10 लाख रुपए की इसने एफडी करवाई, तो इसका मतलब इसने वन लमसम में पेमेंट दे दी, लमसम पेमेंट कर दी। अब मान लो इसने ये 10 लाख की एफडी 10 साल के लिए कराई है, तो इसका मतलब ये है कि इसको अभी 10 साल तक 10 लाख के ऊपर
हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट। अब वो इसकी मर्जी है कि वो इस इंटरेस्ट को यूज करे या वो ये बोल दे कि इस इंटरेस्ट को भी इसी एफडी के अमाउंट में डालते रहो। एक तरीका ये है, मेरे बैंक में डालते रहो। तो इसको हम बोलते हैं वन लमसम पेमेंट कर दी। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग में क्या होता है, एक एनबीएफसी एक मिस्टर ए है, इसने इसके पास रेकरिंग डिपॉजिट कराया। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग मींस रिपीटिंग। इंस्टॉलमेंट पे लेना, रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर ए के पास ना एक साथ 10 लाख रुपए नहीं है। ये एनबीएफसी के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई देखो मेरे पास पैसा ना इकट्ठे नहीं आता, मेरे पास हर महीने थोड़ा थोड़ा आता है, मैं किसी महीने 1 लाख डाल दूंगा, किसी महीने 1.5 लाख डाल दूंगा, ऐसे ऐसे करके डालता रहूंगा। अब ये हर महीने जितना जितना आता जाएगा ये डालता जाएगा। और मान लो इसने 10 साल का रेकरिंग डिपॉजिट कराया, तो इसमें क्या होगा, 10 साल तक जितना पैसा डालता जाएगा 1 लाख 1.5 लाख, तो इसको पहले साल अगर इसने 1 लाख डाला तो इसे 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। और वो जो इंटरेस्ट है वो इसका इसी में जुड़ जाएगा। मान लो इसको 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला, तो वो हो गया ए 1.1 लाख, 1,10,000। तो अगले साल इसने मान लो 1.5 लाख और डाल दिया, तो अब इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, 1.1 प्लस 1.5, 2.6 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसी में जुड़ता जाएगा। ऐसे तो करते करते 10 साल तक जितना पैसा डालता जाएगा वो जुड़ता चला जाएगा, और उसके ऊपर जब एक्स्ट्रा पैसा डालेगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा, वो इंटरेस्ट भी इसी में जुड़ता जाएगा। और फिर 10 साल के बाद इसको बहुत अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। और ऐसे वाले केस को हम बोलते हैं एफडी, कि आपने हर महीने कुछ नहीं डाला, आपने एक ही बार डाल के छोड़ दिया और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। तो कहता है आपकी मर्जी है कि आप वैसे आप बैंक में भी करवा सकते हो, ऐसे ही आप एनबीएफसी के पास भी करा सकते हो कि आप चाहो तो वन लमसम में पेमेंट कर दो, चाहो आप इंस्टॉलमेंट में कर दो, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन अदर मैनर। और कहता है इट इज आल्सो एनबीएफसी रेजिडरी और नॉन बैंकिंग कंपनी इज ऑल्सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। कह रहा है एनबीएफसी को ही हम रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली बैंक की तरह ही काम करते हैं। जनरली बैंक की तरह काम करते हैं, फाइनेंस का लेन देन, एफडी वगैरह खुलवाना, ये करना वो करना, लेकिन इनका थोड़ा सा बैंकिंग से डिफरेंट है। चेक वगैरह का काम, एनईएफटी का काम, ये सब वाला काम नहीं करवाते हैं आपके साथ कि बैंक अकाउंट मेंटेन करो। एफडी वगैरह अकाउंट खुलवाते हैं ये लोग, लेकिन अपना करंट अकाउंट खोलो, डेली बेस के ट्रांजेक्शन्स करो, वो सब काम नहीं करते। ये इनका काम लोन वोन देना होता है। नॉर्मल बैंकिंग अलाउ नहीं करते, चेक इशू करना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये वाला ये सब काम जनरली ये नहीं करते। कुछ कुछ एनबीएफसी आजकल लॉकर फैसिलिटी देने लग गई है कि आप उनके पास जाके अपनी ज्वेलरी वगैरह रखवा सकते हो, लेकिन नॉर्मल बैंकिंग वाले काम है ना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, बैंक से आके आप डीडी बनवाते हो, चेक इशू करना, ये सब काम नहीं करती एनबीएफसी। कहता है फाइनेंशियल एक्टिविटी एज अ प्रिंसिपल बिजनेस। अब यहां से जो समझाने जा रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस, फाइनेंशियल एक्टिविटी एज अ प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स and income from financial assets constitute more than 50% of gross income। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है, जरा समझो, मान लो एक एनबीएफसी है, मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, मिस्टर ई है। एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं। कहता है फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस विद इज व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। जरा समझो, कहता है अगर आपकी कंपनी एनबीएफसी तब मानी जाएगी जब वो किस में डील करती है, आपने पढ़ा, जब उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंस है। उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, फाइनेंस। वो फाइनेंस में लेन देन कर रही है तो वो एनबीएफसी मानी जाएगी। अब लॉ कहता है कि उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंस कब मानी जाएगी, अगर उसकी मेन इनकम, उसकी जो मेन इनकम है उसके अंदर उसके जो एसेट्स हैं वो मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स हैं। जैसे मान लो ये एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी को जो मेन इनकम होती है, इंश्योरेंस कंपनी की जो मेन इनकम होती है वो इंश्योरेंस से होती है।
मेन इनकम कैसे होती है? इंश्योरेंस प्रीमियम से, यही होती है ना उनकी मेन इनकम तो, राइट। मान लो इन लोगों ने इनके पास इंश्योरेंस करवाई, मान लो इन सबने क्या करवाई? इंश्योरेंस करवाई, और इन सबने मिलाकर मान लो इस एनबीएफसी को 10 लाख रुपए दिए। अब एनबीएफसी इस पैसे को क्या करेगी? आगे शेयर्स में, डिबेंचर्स में लगाएगी, अलग अलग कंपनी के। अच्छा, इसमें भी एक समझने वाली चीज है, ये देखो समझाता हूं क्या। मान लो ये कंपनी एक्स लिमिटेड के शेयर्स और डिबेंचर्स में लगाती है पैसा, किसी एक्स लिमिटेड के शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा लगाती है 10 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताओ, जब इसने इस कंपनी के शेयर और डिबेंचर में खरीदा, इसमें पैसा लगाया, तो एक्स लिमिटेड के लिए ये शेयर और डिबेंचर लायबिलिटी है, इस कंपनी को पैसा चुकाना है। लेकिन इस एनबीएफसी के लिए एसेट है, राइट, क्योंकि इस एनबीएफसी को तो इन शेयर और डिबेंचर में इनकम मिलेगी। ये बात तो समझ आती है ना, कि एक एनबीएफसी में अगर आप लोगों ने पैसा दिया इस एनबीएफसी को, तो ये अगर इसे आगे इन्वेस्ट कर रही है तो हमारे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट है, इस एनबीएफसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर एसेट है, क्योंकि इसको तो इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस एक्स लिमिटेड के लिए ये शेयर्स और डिबेंचर लायबिलिटी, क्योंकि इसको ये पैसा चुकाना है। अच्छा, तो ये जो एसेट है जो हमारे को कमा कर दे रहे हैं, इन एसेट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। और ये जो इसके ऊपर जो इनकम आएगी, ये जो शेयर डिबेंचर के ऊपर जो इनकम आएगी, शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, और डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कहां गया ये रहा डिविडेंड। इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। तो दो चीजें हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं समझाने जा रहा हूं नीचे की तरफ। वो कहता है एक एनबीएफसी, अच्छा एक बात बताओ, इस एनबीएफसी के अंदर मान लो ये इसकी बैलेंस शीट है, यहां पे हम लिखते हैं लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसकी बैलेंस शीट है। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, मतलब कैश दिख रहा होगा मान लो 10 लाख रुपए का, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारे से, तो मान लो इसके फिक्स्ड एसेट, एग्जाम्पल में लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह, मान लो ये है 50 लाख के। अब मान लो कि इनके जो फाइनेंशियल एसेट हैं, जो इन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, फाइनेंशियल एसेट जो हैं लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स में जो इन्होंने इन्वेस्ट करा है, डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो इनके पास पड़े हैं, मान लो वो है 80 लाख। मान लो वो कितने? 80 लाख। तो इसका मतलब ये 70 लाख था, ये 80 लाख है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है, कहता है अगर आपके जो फाइनेंशियल एसेट है, पहला देखो, कहता है व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एसेट कितने हो गए कंपनी के? यहां पे टोटल एसेट कितने हो गए? 80, 50, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, और 20, 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ टोटल एसेट है, और इस टोटल एसेट्स के अंदर इसका चाहिए 1.5 करोड़ का हाफ कितना होता है? 75 लाख। लेकिन कंपनी के पास फाइनेंशियल एसेट कितने हैं? 80 लाख। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कंपनी के फाइनेंशियल एसेट जो है 80 लाख, वो टोटल एसेट के मोर देन 50% है, क्योंकि मोर देन 50% कितना है? 75 लाख, और इनके पास तो कितने हैं? 80 लाख। तो एक तो पहला क्राइटेरिया ये है। एक क्राइटेरिया तो है कि आपके जो कंपनी के जो फाइनेंशियल एसेट है वो ओवरऑल एसेट्स के कितने होने चाहिए?
50% से ज्यादा होने चाहिए ओवरऑल के। तो ओवरऑल का 50%, 1.5 करोड़ टोटल एसेट है, टोटल एसेट 50% 75 लाख, और इनके फाइनेंशियल एसेट उसमें कितने 80 लाख। एक क्राइटेरिया तो ये है। प्लस फाइनेंशियल एसेट मींस जिन्होंने अलग अलग कंपनियों के शेयर डिवेंचर में पैसा लगाया हुआ है, वो इनके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट। तो समझ आ रहा है ना, ये एनबीएफसी है, इसके अपने एसेट भी होंगे, लैंड बिल्डिंग वगैरह, और इन्होंने जो अलग अलग कंपनियों के शेयर डिवेंचर में लगाया वो भी इनके लिए एसेट है। तो कह रहा है वो इनके लिए फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि वो इनको कमा कर देंगे। तो कह रहा है वो वाले जो फाइनेंशियल एसेट है वो इनके ओवरऑल एसेट के 50% ज्यादा होने चाहिए। प्लस अच्छा, ये जो एनबीएफसी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इसको इनकम आती है मेनली, वो इनकम जो इसको आती है वो कहीं दो जगह से आती है। मान लो जो इसने इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, जो इसने, अच्छा फाइनेंशियल एसेट से इनकम किस फॉर्म में आ रही होगी, डिविडेंड की फॉर्म में। जो इन्होंने अलग अलग कंपनियों के शेयर डिवेंचर में पैसा लगाया है उस पर इनको डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट मिल रहा होगा, राइट। अच्छा, ये जो इनको इनकम आ रही है फाइनेंशियल एसेट से, प्लस जो इनकी नॉर्मल इनकम है, खुद की इनकम, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, एक इनको वो इनकम आती होगी, वो इनका मेन काम है ही। तो मान लो इनको यहां से आती है 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ऐसा मान लेते हैं 50 लाख रुपए, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, और यहां से मान लो इनको आ रही है 80 लाख रुपए। तो इसका मतलब मैं अगर इसकी एनबीएफसी की टोटल इनकम की बात करूं, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम हो गई 1.3 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख। अच्छा, कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है उसमें मोर देन 50% इनकम किस में से आ रही है, फाइनेंशियल एसेट में से, तो भी हम इसको क्या मानेंगे। और दोनों क्राइटेरिया इकट्ठे पूरे करने हैं, फाइनेंशियल एसेट वाले भी और फाइनेंशियल इनकम वाले भी, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट। तो इसका अगर मैं 1.3 करोड़ का 50% कर दूं तो ये होगा 65 लाख, और इनको तो कितनी इनकम आ रही है फाइनेंशियल एसेट से, 80 लाख। तो इसका ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। तो कह रहा है दो क्राइटेरिया आपको चेक करने हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस। कहता है किसी भी एनबीएफसी की फाइनेंशियल एक्टिविटी मेन तभी मानी जाएगी अगर उसकी जो इनकम है फाइनेंशियल एसेट, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, वो उसके टोटल एसेट है वो फाइनेंशियल एसेट्स में, उसमें जो फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रिंसिपल मैन कंपनीज फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट। ये मैंने बता दिया वाला क्राइटेरिया कि एक एनबीएफसी के टोटल एसेट है वो, जैसे यहाँ पे थे कितने 1.5 करोड़ में टोटल, उसका मोर देन 50% अगर आपके फाइनेंशियल एसेट है जैसे 80 लाख, तो एक क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए। और साथ में जो आपको इनकम फ्रॉम, आगे आ रहा है वर्ड एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम जो आ रही है। तो टोटल इनकम में 1.3 करोड़ आ रही है, इसमें मोर देन 50% किस में से आ रही है, फाइनेंशियल एसेट में से। तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानते हैं, देन इफ अ कंपनी विच फुलफिल्स अबव दीस टू क्राइटेरिया, अगर आप दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, विल बी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी, तो आपको एनबीएफसी रजिस्टर मान लिया जाएगा, तभी आप एनबीएफसी में रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को एज एनबीएफसी। इंटरेस्टिंगली दिस टेस्ट इज पॉपुलरली नोन एज 50-50 टेस्ट। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय 50-50 टेस्ट। तो 50-50 टेस्ट का मतलब आपको समझ आ गया। तो 50-50 टेस्ट क्या है, एंड इज अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ कंपनी इज अ नॉट कंपनी इज इनटू फाइनेंशियल बिजनेस और नॉट। तो कहता है कोई एनबीएफसी वो कहती है जी मैं बैंक का काम नहीं कर रही लेकिन फाइनेंस का कर रही हूं, तो फाइनेंस का काम करने के लिए आपको दो चीजें प्रूव करनी है कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट है वो ओवरऑल एसेट से कितने होने चाहिए, 50% से ज्यादा, और आपकी जो क्या कहते हैं फाइनेंस एसेट से जो इनकम है वो भी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ये दो क्राइटेरिया पूरे कर रहे हो तो आप अपने आप को किसके पास, एनबीएफसी उसके पास आरबीआई के पास एज अ एनबीएफसी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसलिए 50-50 टेस्ट बोलते हैं। 50-50 टेस्ट समझ आ गया ना, 20-20 मैच नहीं है तुम्हारा, 50 टेस्ट समझ आ गया। 50 पहला 50 क्या है कि आपके ओवरऑल एसेट्स में 50% एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए, और नेक्स्ट वाला 50 क्या है कि आपकी ओवरऑल इनकम में 50% इनकम फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए, फाइनेंशियल एसेट से जो इनकम आ रही है वो होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो आपकी एनबीएफसी को हम क्या मान, तो तभी आप अपनी कंपनी को एज एनबीएफसी रजिस्टर करा सकते हो, एनबीएफसी रजिस्टर करा सकते हो। अब ये देखते हैं क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं क्या है। अब देखो आगे, एनबीएफसीज लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हेंस देयर एक्टिविटीज आर अकीन। अकीन का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर, अकीन मींस सिमिलर, मिलता जुलता। कह रहा है क्योंकि एनबीएफसी भी लोगों को लोन देती है, लोगों से पैसा लेती है,
और ये जगह जगह इन्वेस्टमेंट करती है। बैंक्स भी यही करते हैं, बैंक्स आपसे पैसा लेकर लोगों को आगे लोन की फॉर्म में बांटते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर डिवेंचर में लगाते हैं। तो कह रहा है इनकी एक्टिविटीज ना बैंक की तरह ही लगती हैं, लेकिन हाउएवर देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस एज गिवन बिलो। तो मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि एनबीएफसी बैंक से किस तरीके से अलग है। ये जो 3 काम अब वो बता रहा है, वो ये बता रहे हैं कि एनबीएफसी ये काम नहीं कर सकती। इसका मतलब ये 3 काम खाली बैंक कर सकते हैं। कि कह रहा है लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि एनबीएफसी और बैंक एक ही चीज है, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि एनबीएफसी जनरली सिमिलर काम करती है, अकीन मीन सिमिलर काम करती है, लेकिन मैं इधर एक भी देता हूं ब्रैकेट में, अकीन मीन सिमिलर, जनरली सिमिलर काम करती है, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज है वो बैंक से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कि कुछ काम ऐसे जो खाली बैंक कर सकते हैं, एनबीएफसी नहीं कर सकती। पहला, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट समझ आता है? डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि आपने बैंक के अंदर एफडी करवाई और आप बैंक को जब बोलोगे मेरे को आज तोड़वाना, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब आप डिमांड करोगे आपको तब बैंक देगा, जब आप डिमांड करोगे आपको तब बैंक देगा। ऐसा बैंक में होता है ना, तुमने देखा होगा, मगर एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता। आप जब बैंक में एफडी करवाते हो, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो बीच में उस एफडी को कभी भी तोड़वा सकते हो। उसे हम डिमांड डिपॉजिट का फॉर्म साइन करना होता है, उसमें हम लिख देते हैं कि उसमें ना एफडी के अंदर ही लिखा होता है। जनरली एफडी सपोज आपने 10 साल की कराई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 10 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप उसी के अंदर डिमांड डिपॉजिट वाले कॉलम पे टिक कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप बीच में उस एफडी को निकलवाना चाहते हो, अपने डिपॉजिट्स को, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन वो कह रहा है एनबीएफसी ये काम नहीं कर सकती, एनबीएफसी ये काम नहीं कर सकती। मतलब एनबीएफसी में अगर आपने एफडी करवा दी तो वो पूरा जितना टाइम तक के करवाई उतना टाइम के लिए फिक्स रहेगी, उससे पहले नहीं निकाल सकते। लेकिन बैंक ये काम कर सकता है, बैंक ये काम कर सकता है। बैंक में डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट है, लेकिन एनबीएफसी में नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि दीज 3 थिंग्स कैन ओनली बी डन बाय बैंक्स। मतलब ये 3 काम खाली बैंक कर सकते हैं, एनबीएफसी नहीं कर सकती। तो पहला यही हो गया कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट समझ आ गया कि जब पैसा मांगोगे तब देना पड़ेगा, और एफडी कराने के बाद। लेकिन जो बैंक होते हैं जनरली वो तो फिर भी एक बार को अलाउ कर देते हैं, और उसके अंदर आपको कॉलम साइन करना पड़ता है कि एफडी अगर आप तोड़वाना चाहते हो बीच में तो कर लो, लेकिन इसके अंदर ऐसा अलाउड नहीं होता एनबीएफसी में। नेक्स्ट, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक और ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ये तो मैंने तो बताया ही था कि आप चेक वगैरह वाला काटने वाला काम नहीं कर सकते एनबीएफसी के अंदर, कि आपने उसको चेक काट दिया, अपने नाम का सेल्फ का चेक कटवा लिया, जब मर्जी पैसे निकलवा लिया जैसे बैंक में करते हो। ये चेक वाला काम जो बैंकिंग, प्योर बैंकिंग वाला काम है, ये एनबीएफसी नहीं करती। और तीसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन is not available to depositors of NBFC unlike in case of banks। इसका मतलब क्या है तुम्हें पता है? जब आप किसी, मान लो एसबीआई है, अगर आप किसी बैंक में एफडी करवाते हो, मान लो आपने 1 करोड़ की एफडी कराई, तो बैंक ना जनरली उस एफडी की इंश्योरेंस करके देता है, इंटरनली करता ही है वो, कि कल को अगर बैंक किसी वजह से फ्लॉप हो गया और वो आपका पैसा नहीं चुका पाया, तो आपका पैसा या एफडी का पैसा मरेगा नहीं, आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपको कौन पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मतलब उस एफडी की इंश्योरेंस हो जाती है कि आपने जो बैंक में एफडी वगैरह करवाई, अगर आपको कल का वो पैसा, अगर आपको लगता है कि बैंक का वो पैसा डूब ना जाए, या बैंक का अगर आपका पैसा डूब जाएगा, तो आपका एफडी का पैसा नहीं डूबेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एफडी का पैसा पे करेगी। तो इसका मतलब बैंक में जब आप एफडी कराते हो तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन एनबीएफसी में ये फैसिलिटी भी नहीं है इंश्योरेंस वाली। तो ये 3 काम जो है खाली बैंक कर सकता है, एनबीएफसी नहीं कर सकता, इसीलिए वो कह रहा है कि एनबीएफसी बैंक से डिफरेंट है। ये बात समझ आ गया? नेक्स्ट, और दूसरा मैंने फर्क बताई थी कि बैंक को बनाने के लिए इंडिया में 200 करोड़ रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए होती है, और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इंडिया में अगर आपको एनबीएफसी बनानी है तो 2 करोड़ रुपए के नेट ऑन फंड चाहिए। और नेट ऑन फंड मैंने तो बता दिया कि जैसे तो बहुत बड़ी टेक्निकल टर्म है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना मान के चलो कि नेट ऑन फंड का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज अप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नीचे क्या बोलता है? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, no NBFC can commence or carry on a business of NBFC without obtaining a certificate of registration from the bank and without having a net own fund of rupees 2 crore since April 1999। मतलब जब से ये 2 करोड़ की लिमिट अप्रैल 1999 में आई थी कि इंडिया में जो भी बंदा एनबीएफसी का काम करना चाहता है वो नहीं कर सकता। पहले वो कंपनी तो बनाएगा कंपनी एक्ट में, फिर उसके बाद कंपनी एक्ट में कंपनी बनाने के उसकी जो नेट ओन फंड होनी चाहिए उसको 2 करोड़ रखनी पड़ेगी। साथ में उसको एनबीएफसी के लिए आरबीआई से क्या लेना है? लाइसेंस लेना है। यहां पे लिखा है ना बैंक, इधर बैंक का मतलब है आरबीआई, आरबीआई फ्रॉम द बैंक, आरबीआई आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना विदाउट हैविंग अ नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़। आपकी 3 चीजें हो गई। अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी बनानी है तो 3 चीजें चाहिए आपको।
अगर मैं बताऊं तो बेसिकली, डिटेल में तो मैं भी आगे बात करूंगा एनबीएफसी बनाने का प्रोसीजर क्या है। सिंपल अगर 3 स्टेप बनाऊं तो 3 स्टेप क्या है पता है? स्टेप 1, कंपनी इनकॉर्पोरेट करो अंडर कंपनीज एक्ट 2013। स्टेप 2, कंपनी इनकॉर्पोरेट करो अंडर कंपनी 2013। स्टेप 2 हो गया आपका नेट ओन्ड फंड्स 2 करोड़ होने चाहिए आपके मिनिमम, ज्यादा रखना चाहो रख सकते हो मिनिमम। स्टेप 3, रजिस्टर विद आरबीआई एज एनबीएफसी। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप क्या होते हैं। नेक्स्ट, हाउएवर इन टर्म्स ऑफ द पावर्स गिवन टू बैंक, बैंक मींस आरबीआई, बार बार जब यहां पे बैंक बोले तो आरबीआई। आगे टू ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव डुअल रेगुलेशन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी व्हिच आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स आर एग्जम्प्टेड। तो मैंने बताया ना एनबीएफसी बहुत तरीके की होती है, हाउसिंग फाइनेंस भी है, निधि कंपनी भी है, तो कहता है उनको डबल लॉ ना फॉलो करना पड़े। बेसिकली एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। लेकिन कह रहा है अगर उस एनबीएफसी के लिए सेपरेट लॉ बना हुआ है तो फिर वो अपने लॉ से लगेगी, उसको ये वाला लॉ आरबीआई के लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो उसको डबल लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डुअल रेगुलेशन मींस डबल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कुछ रेगुलेशंस आरबीआई के लॉ से एग्जम्प्टेड है, कुछ एनबीएफसी, एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग फर्म, क्योंकि ये सेबी के पास रजिस्टर होती हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए के पास रजिस्टर होती हैं। निधि कंपनी कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती हैं और इनका एमसीए रेगुलेट करता है। चिट फंड कंपनी को स्टेट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन सबको नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है। बेसिक बात कर रहा है। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी निधि कंपनी को बोलते हैं और इनके बारे में बात हो रही है। अब आता है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कितने तरीके की होती हैं। तो अगर हम बात करें तो कह रहा है 3 कैटेगरी में बांट दो। एक होता है एनबीएफसी जो आरबीआई रेगुलेट करता है, नॉर्मल वाली। एक जो अदर रेगुलेटर वाली है, सब मैं बता चुका था, हाउसिंग फाइनेंस वाली ये सब। और एक होती है एनबीएनएफसी जिनको एमसी रेगुलेट करता है, नॉर्मल वाली। ये तो मैं बता ही चुका हूं। बस अब टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी किस किस तरीके की होती है इनको हम अगली क्लास से करेंगे। ठीक, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।